जरा सोचे, चारों तरफ घना अंधेरा, समुद्र की लहरों पर एक जहाज हिचकोले खा रहा है। कुछ लोगों के हाथों में नक्शे हैं और आंखों में एक ही सपना, भारत पहुंचना। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये तो उस फिल्म की शुरुआत थी जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। 15वीं सदी में यूरोप के लिए यह सवाल किसी जुनून से कम नहीं था। भारत, जिसकी दौलत और मसालों के किस्से हर जुबान पर थे, वहां तक पहुंचने का एक सीधा समुद्री रास्ता, बस यही खोजना था। और इसी एक धुन ने देखते ही देखते पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर भारत में ऐसा क्या था कि पूरा यूरोप बेचैन था वहां पहुंचने के लिए? जवाब बहुत सीधा है, बेहिसाब दौलत और व्यापार। उस जमाने में भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर था। जरा इस नंबर को देखिए। 17वीं सदी में दुनिया की पूरी जीडीपी का लगभग 25% अकेले भारत से आता था, आज के किसी भी सुपर पावर से कहीं ज्यादा। यहां के बने कपड़े, रेशम और मसाले, इनकी पूरी दुनिया दीवानी थी। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक ऐसा खजाना था जिस पर हर किसी की नजर थी। अब यूरोप की भी एक मजबूरी थी। सोचिए, वहां का ठंडा मौसम, खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसका जवाब थे भारत के मसाले, जिन्हें लोग काला सोना कहते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जमीन से जो रास्ते आते थे वो बहुत महंगे थे और उन पर अरब व्यापारियों का कंट्रोल था। फिर 1453 में एक और बड़ी घटना हुई। तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जिससे वो रास्ता लगभग बंद ही हो गया। अब यूरोप के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, समुद्र के रास्ते भारत को खोजना। और इसी खोज ने एक के बाद एक कई यूरोपीय ताकतों को भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। ये एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी, जहां व्यापार का इरादा कब राज करने की साजिश में बदल गया पता ही नहीं चला। और ये होड़ कोई धीमी नहीं थी, बहुत तेज थी। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाल से वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। फिर 1600 में अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। ठीक 2 साल बाद 1602 में डच भी आ गए और 1664 तक तो फ्रेंच भी इस रेस में शामिल हो चुके थे। मानो हर कोई इस सोने की चिड़िया से अपना हिस्सा छीन लेना चाहता था। ये लोग सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं आए थे, इनके इरादे शुरू से ही कुछ और थे। इसका पहला सबूत दिया पुर्तगालियों ने, ब्लू वाटर पॉलिसी लाकर। मतलब अब हिंद महासागर में अगर किसी और देश के जहाज को आना जाना है तो उसे पुर्तगालियों से कार्टाज नाम का एक परमिट खरीदना होगा। ये साफ साफ समंदर पर अपना दबदबा बनाने की पहली कोशिश थी। लेकिन इन सब ताकतों के बीच एक कंपनी थी जो सबसे शातिर और सबसे कामयाब निकली। एक ऐसी कंपनी जो मेहमान बनकर तो आई, लेकिन फिर कभी घर वापस गई ही नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था इस कंपनी का पूरा नाम। नाम सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि भाई लंदन के कुछ व्यापारी हैं जो सिर्फ व्यापार करने आए हैं, लेकिन इनके इरादे व्यापार से कहीं ज्यादा बड़े थे। अंग्रेजों ने कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया, सब कुछ एकदम प्लान के साथ। पहला कदम, साल 1600 में अपनी महारानी एलिजाबेथ से पूरब के साथ व्यापार करने का लाइसेंस यानी कि चार्टर ले लिया। दूसरा, मुगल बादशाहों से इजाजत लेकर सूरत जैसी जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज खोली। तीसरा कदम, मद्रास और कलकत्ता में अपनी बस्तियों के चारों तरफ किले बना लिए। और चौथा, सबसे जरूरी काम, मुगल बादशाहों को मनाकर व्यापार में खास छूट हासिल कर ली। और फिर आया वो पल जिसने सच में पूरा खेल ही पलट दिया। साल था 1717। मुगल बादशाह फरूख सियर ने कंपनी को एक ऐसा शाही फरमान दिया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इससे कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की खुली छूट मिल गई। और तो और, वो अपना सामान ले जाने के लिए दस्तक नाम के पास भी खुद ही जारी कर सकते थे। बस इस एक छूट ने उन्हें अपने सारे दुश्मनों से मीलों आगे कर दिया। अब कंपनी के पास पैसा भी था और खास अधिकार भी। और यहीं से कहानी ने एक बहुत खतरनाक मोड़ लिया। अब व्यापार का तराजू धीरे धीरे सत्ता की तलवार में बदलने वाला था। उस वक्त मुगल सल्तनत कमजोर हो रही थी। देश में छोटे छोटे राजा अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी अगली चाल चलने के लिए इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता था। और फिर हुई वो 2 लड़ाइयां जिन्होंने हमेशा के लिए भारत की तकदीर बदल दी। पहली 1757 में प्लासी की लड़ाई। ये जंग ताकत से नहीं बल्कि धोखे और साजिश से जीती गई थी। इसी जीत ने बंगाल में कंपनी के राज की नींव रखी। और दूसरी 1764 में बक्सर की लड़ाई।
जो कंपनी ने अपनी फौजी ताकत के दम पर जीती। इस जीत के बाद ये तय हो गया कि अब उत्तर भारत का असली बॉस कौन है। बक्सर की लड़ाई जीतने के ठीक 1 साल बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिए। इसका मतलब ये था कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा टैक्स यानी सारा पैसा कंपनी वसूलेगी। बस यही वो पल था जब व्यापारियों की एक कंपनी ऑफिशियली एक शासक बन गई। जो लोग जहाजों में मसाला और कपड़ा लादने आए थे, वो अब एक पूरे देश की किस्मत का फैसला करने वाले थे। व्यापार से शुरू हुआ ये सफर अब पूरी तरह से शासन में बदल चुका था। तो अब तक की कहानी से क्या सीखने को मिला? यही कि यूरोपीय लोग व्यापारी बनकर आए, अंग्रेजों ने अपने दिमाग और रणनीति से बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने व्यापार के अधिकारों को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और राजनीतिक ताकत तक पहुंच गए, और आखिर में टैक्स वसूलने के अधिकार ने उनके शासन पर पक्की मुहर लगा दी। कंपनी अब भारत की मालिक बन चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनी थी, क्या वो इतने बड़े देश पर राज कर सकती थी? यही वो सवाल है जो आगे चलकर 1857 की उस महान क्रांति की वजह बनेगा, जिसकी कहानी हम अपने अगले विश्लेषण में जानेंगे।